अब हम कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु सुनेंगे। डाइट बीकानेर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया गया है बिंदु गोयल जी द्वारा और समीक्षा की है रीता आहूजा जी ने। आओ पाठ सुनते हैं। नमस्कार बच्चों, मैं बिंदु गोयल। आज हम सभी कक्षा 8 के दूसरे पाठ सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु का अध्ययन करेंगे। बच्चों, वर्षा ऋतु में आपने ब्रेड या रोटी पर छोटे छोटे काले रंग के धब्बों के रूप में संरचनाएं देखी होंगी। बिल्कुल सही, ये संरचनाएं सूक्ष्म जीवों के कारण से बन जाती हैं और इन्हीं सूक्ष्म जीवों का अध्ययन आज हम अध्याय में करेंगे। सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें यंत्र की आवश्यकता होती है। इन जीवों को मुख्यतः हम 4 भागों में बांट सकते हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। एक और सूक्ष्म जीव होता है जिसे विषाणु या वायरस कहते हैं, परंतु यह अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग होता है क्योंकि यह वायरस जब परपोषी के भीतर होता है तो वृद्धि करता है, अर्थात जीवित रहता है, अन्यथा नहीं। बच्चों, आपने जुकाम, फ्लू, पोलियो, खांसी के बारे में सुना होगा। ये वायरस से होने वाले रोग हैं। अतिसार, मलेरिया ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं तथा टाइफाइड, क्षय यानी कि टीबी ये जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। तो बच्चों, बात आती है कि ये सूक्ष्म जीव होते कैसे हैं और कहाँ रहते हैं। तो बच्चों, ये सभी जगह रहते हैं। आपको पता है, शीत हो, बर्फ हो, गर्मी हो, दलदल हो, कोई भी परिस्थिति हो, ये जीव हर परिस्थिति में जीवित रहते हैं। ये मनुष्य व अन्य जीव पेड़ पौधों के भीतर भी रहते हैं और उनके बाहर भी रहते हैं। ये सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। इनमें से कुछ जीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और कुछ हानिकारक भी होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उन जीवों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं। बच्चों, आपने दही, ब्रेड, केक, इडली, भटूरे, पनीर इत्यादि चीजें जरूर खाई होंगी। आपको पता है, इन चीजों के निर्माण में जीवाणुओं का उपयोग होता है जो किण्वन की क्रिया के द्वारा खमीर उत्पन्न करते हैं और खमीर के कारण ये हमारे उपयोगी हो जाते हैं। पर्यावरण को शुद्ध या सुरक्षित करने का भी कार्य ये करते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे सब्जी के छिलके, फलों के छिलके हम खा करके फेंक देते हैं और कुछ जीव मर जाते हैं, कुछ पेड़ पौधे मर जाते हैं। तो ये जीव क्या करते हैं, उनके ऊपर क्रिया करते हैं और हानि रहित पदार्थ बना करके मिट्टी में मिला देते हैं। कुछ जीवाणु दवाई बनाने में काम में आते हैं और कुछ जीवाणु मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। कुछ जीव नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में भी अपना योगदान देते हैं। बच्चों, दूध से दही बनाते हैं तो उसमें एक जीवाणु होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। इसी के कारण दही जमती है। तो बच्चों, सूक्ष्म जीव का इनके उपयोग के अतिरिक्त वाणिज्यिक उपयोग भी होता है, जैसे बड़े बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड का निर्माण इन सूक्ष्म जीवों की किण्वन की क्रिया के द्वारा किया जाता है। बच्चों, सूक्ष्म जीवों का औषधीय महत्व भी है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब हमको गोली, कैप्सूल, इंजेक्शन देते हैं जो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक के नाम से जाने जाते हैं। उनको भी जीवाणु व कवक जैसे सूक्ष्म जीवों से ही तैयार किया जाता है, जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन
इत्यादि कुछ प्रतिजैविक औषधियां हैं। इन औषधियों को पशु आहार व कुक्कुट आहार में मिलाकर के भी दिया जाता है। यदि पौधों में भी रोग हो जाता है तो उसकी रोकथाम में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो हुई ना बड़े काम की चीज। सूक्ष्म जीव हमें बहुत लाभ भी पहुंचाते हैं। बच्चों, आपने अभी सुना होगा हाल ही में कि कोरोना की वैक्सीन भी तैयार की जाएगी। तो ये वैक्सीन क्या है? वैक्सीन यदि किसी मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को स्वस्थ शरीर के भीतर डाल दिया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करेंगी और रोगाणु को नष्ट कर देंगी और हमें बीमार नहीं होने देंगी। है ना कमाल के सूक्ष्म जीव। और यदि एक बार शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न हो गए तो हम हमेशा के लिए उस रोग से सुरक्षित हो जाएंगे। इसे ही हम वैक्सीन या टीका कहते हैं। आपने हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस इत्यादि बीमारियों के टीके सुने होंगे। और तो और बचपन में आपने बहुत से टीके लगवाए हुए भी होंगे, जैसे चेचक, खसरा, मीजल्स, पोलियो, टाइफाइड इत्यादि बहुत से रोगों की सुरक्षा के लिए हम बचपन में टीके भी लगवाते हैं। बच्चों, ये सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरा शक्ति में भी बढ़ोतरी करते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन का संवर्धन करने के लिए, उसकी उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने के लिए ये जीव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और ये जीव क्या करते हैं? जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलकर पर्यावरण का शुद्धिकरण भी करते हैं। तो बच्चों, ये हुई उन सूक्ष्म जीवों की बातें जो हमारे लिए लाभदायक हैं। ऐसा नहीं है कि सभी जीव लाभदायक होते हैं। ये हमें या अन्य जीवों को, पेड़ पौधों को, अन्य जंतुओं को हानि भी पहुंचाते हैं और हमारे भीतर रोग भी उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे भीतर रोग उत्पन्न करते हैं, हम उन्हें रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव जल द्वारा, वायु द्वारा, भोजन द्वारा, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क के द्वारा हमारे शरीर के भीतर चले जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। ऐसे रोग जो इस तरह से फैलते हैं, इनको संचरणीय रोग भी कहते हैं। जैसे क्षय जीवाणुओं से होता है और वायु के द्वारा फैलता है। खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो ये वायरस से होते हैं और वायु के द्वारा फैलते हैं। हैजा, टाइफाइड ये जीवाणुओं के द्वारा होते हैं और जल व भोजन के द्वारा फैलते हैं। हेपेटाइटिस जैसा रोग वायरस जनित रोग है जो जल के द्वारा संचरित होता है। और मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है जो मच्छर के अंदर एक प्लाज्मोडियम नामक सूक्ष्म जीव से फैलता है। इसीलिए बच्चों, हमें सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, जल को उबाल करके पीना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, पानी को एकत्रित नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो वहां पर मच्छर उत्पन्न हो सकते हैं। और बच्चों, ये सूक्ष्म जीव कुछ जंतुओं में भी भयंकर रोग उत्पन्न कर देते हैं। जैसे आपने एंथ्रेक्स का नाम सुना होगा। ये रोग इन सूक्ष्म जीवों के कारण से ही उत्पन्न होता है। और तो और पेड़ पौधों में भी रोग उत्पन्न कर देते हैं। जैसे गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब, इनमें भी ये कुछ सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने सुना होगा नींबू का कैंकर रोग, जो जीवाणुओं के द्वारा होता है और वायु की सहायता से फैलता है। गेहूं का रस्ट रोग कवक के द्वारा होता है और वायु तथा कीटों के द्वारा फैलता है। भिंडी का पीत रोग
वायरस के कारण होता है, जो कीटों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलता है। तो बच्चों, ये बात हुई सूक्ष्म जीव जहां हमें लाभ पहुंचाते हैं, वहीं ये बहुत ही हानिकारक भी होते हैं। चलिए, अब हम भोजन को विषाक्त होने से कैसे बचाएं, इसकी जानकारी ले लेते हैं। कभी कभी किसी पार्टी में जब खाना खाकर आते हैं और घर आकर के उल्टियां करने लग जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? भोजन में सूक्ष्म जीव या उस जीव ने अपनी क्रिया की, जिससे भोजन विषैला हो गया, जिससे उल्टियां आने लगी। बच्चों, कभी कभी भोजन इतना विषाक्त कर देते हैं ये जीव कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो चलिए, अब हम देखते हैं कि भोजन को विषाक्त होने से कैसे बचाएं। बच्चों, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम भोजन को सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे रासायनिक उपायों के द्वारा भी हम भोजन को सुरक्षित कर सकते हैं। हम नमक व तेल का उपयोग करते हैं अचार के लिए। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोइक एसिड जैसे स्क्वैश को सुरक्षित करने में काम में लेते हैं। मांस, मछली, आम, आंवला, इमली इत्यादि को सुरक्षित करने के लिए हम नमक का प्रयोग करते हैं। जैम और जेली भी आप खाते हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए हम चीनी का उपयोग करते हैं। फल, मछली, मांस व अचार, इनको सुरक्षित करने के लिए सिरके का उपयोग भी किया जाता है। बच्चों, लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने एक क्रिया बताई। उस क्रिया का नाम है पाश्चरीकरण। अब हमें यह समझना है कि यह पाश्चरीकरण होता क्या है। एक सिंपल से उदाहरण के द्वारा हम आपको बताएंगे कि जैसे दूध अपने घर पर आता है, उस दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करते हैं, फिर एकदम ठंडा करके स्टोर कर लेते हैं। यह क्रिया पाश्चरीकरण क्रिया कहलाती है और इससे दूध सुरक्षित हो जाता है। और बच्चों, आपने सब्जियों और अन्य पदार्थों को वायुरोधी सील के पैकेट में भी देखा होगा। उससे भी इन चीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि खाद्य पदार्थ को हम कैसे सुरक्षित रखें। अब हम ये जानेंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, इससे क्या लाभ है। बच्चों, आपने दाल या लेग्यूम वाले पौधों की जड़ें देखी होंगी, तो आपने देखा होगा कि इन जड़ों के अंदर गांठें सी पाई जाती हैं। इन गांठों में एक जीवाणु रहता है जिसका नाम होता है राइजोबियम, जो भूमि में नाइट्रोजन को स्थिर करता है। आपको पता है, नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% होती है, परंतु हम इसका सीधे उपयोग नहीं कर सकते। यही राइजोबियम जीवाणु या दूसरे नीले हरे जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को यौगिकों में बदल देते हैं और ये यौगिक मिट्टी के द्वारा पेड़ पौधों में चले जाते हैं। पेड़ पौधों से हम इनको प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजन हमारे तक पहुंचती है। और हम या पेड़ पौधे यदि मृत हो जाते हैं, शरीर मृत हो जाता है, तो पुनः ये जीवाणु नाइट्रोजन और उसके नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को यौगिकों में बदल देते हैं। कुछ पेड़ पौधे पुनः इसका उपयोग कर लेते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो यौगिकों से नाइट्रोजन गैस भी बनाते हैं और ये गैस वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रकार से ये नाइट्रोजन का चक्र लगातार चलता रहता है और वायुमंडल में इसकी मात्रा निश्चित बनी रहती है। इसी को नाइट्रोजन चक्र भी कहते हैं। तो बच्चों, एक बार पुनः मुख्य बिंदु दोहरा लें। सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं जो बिना यंत्र की सहायता के अकेली आंखों से नहीं देखे जा सकते। ये बर्फ में, शीत में, उष्ण में, झरनों में, मरुस्थल में, दलदल में, हर प्रकार के वातावरण में जीवित रहते हैं।
सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधे, जंतुओं इत्यादि के शरीर में भी पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय भी होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ व कुछ शैवाल इसके अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे थोड़ा अलग होते हैं पर कहलाते सूक्ष्म जीव ही हैं। ये विषाणु जब परपोषी के भीतर होते हैं तो वहां पर वृद्धि करते हैं और जीवित रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग औषधि, अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में भी किया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव व जैविक कचरे जैसे मृत पौधों, अपशिष्ट जंतुओं के पदार्थ उनको अपघटित करके सरल पदार्थों में परिवर्तित करके वातावरण को स्वच्छ भी करते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग भी उत्पन्न कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन को विषाक्त बना देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं जिन्हें राइजोबियम कहते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरा को बढ़ाते हैं। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु नील हरित शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करके नाइट्रोजन यौगिक बनाते हैं। विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिक जो मिट्टी में होते हैं उनसे नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित भी कर देते हैं। यह वायुमंडल में नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं और चक्र को नियमित बनाए रखते हैं। तो बच्चों, ये सूक्ष्म जीव के बारे में जानकारी थी। आशा है आपने अच्छी तरह समझ ली होगी और यदि समझ में आ गई है तो जरूर से याद रखिएगा। धन्यवाद। विज्ञान कितना मजेदार विषय है ना बच्चों। हम खुद करके या अपने आसपास कितनी चीजों को होते हुए देख सकते हैं जिसके पीछे विज्ञान छिपा है। तो आज की कक्षा में आपने जाना कि सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं और इन्हें कितने भागों में बांटा है। अब समझ आया ना कि हम दूध उबालते क्यों हैं, ये अचार में तेल क्यों डालते हैं। बच्चों, आप इस पाठ को पढ़ना और खुद भी समझना। आपके घर में आपके मम्मी पापा ऐसा ही और भी कुछ करते होंगे तो उनसे पूछना और अपनी कॉपी में लिख लेना। बच्चों बताओ, आपने खाने की चीजों पर फंगस देखी होगी। सोचो ऐसा क्यों होता है? अपने बड़े भैया या दीदी से पूछना।